हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। चाणक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है इस पर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो इटली है और जर्मनी, ये दो जो देश हैं वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि फ्रांस में कौन सा ऐसा वंश था जिसकी स्थापना पुनः से वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने लिखा था। तो ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा, रूसो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो इटली और जर्मनी है इसके एकीकरण का जब कार्य चल रहा था तो इसके एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन सा देश था। तो कौन सा था, ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काउंट कैमिलो दे काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो काउंट कैमिलो दे काबूर थे उनको काउंट कैमिलो दे काबूर को जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे वो कौन से पद पर नियुक्त किए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गेरिबोल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबोल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। क्या था, नाविक था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो जुसेप्पे गेरिबोल्डी है इसे इनका इटली के एकीकरण के कार्य में काफ़ी बड़ा योगदान था। ठीक है, जुसेप्पे गेरिबोल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इटली के एकीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, लाल कुर्ती सैन्य संगठन बनाए थे। ठीक है, क्या किया था, ये लाल कुर्ती सैन्य संगठन का निर्माण किए थे। और इस संगठन के द्वारा क्या किए थे, दो क्षेत्र को, एक तो नेपल्स और दूसरा सिसिली, इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र करा करके इटली के एकीकरण के कार्य को पूरा करने का प्रयास किए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो जर्मन राइन राज्य है इसका निर्माण किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जोलवेराइन कैसी संस्था थी। तो जो जोलवेराइन है वो एक शुल्क संघ था जो व्यापारियों पर लगाया जाता था और ये जो सौ परसा के द्वारा 1834 ईस्वी में लगाया गया था। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो लौह और रक्त की जो नीति है इस नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लौह और रक्त की नीति का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, बिस्मार्क ने। आपको पता होगा कि जो ओटोमन बिस्मार्क था इनका जर्मनी के एकीकरण के कार्य में, ठीक है, किनका, जर्मनी के एकीकरण के कार्य में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। और इन्होंने क्या किए थे, लौह एवं रक्त की नीति के बल पर, ये जो ओटोमन बिस्मार्क थे वो क्या कहते थे, लौह एवं रक्त की नीति के बल पर 7 वर्षों में 3 देशों को परास्त किए थे। ठीक, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में जो है सो 3 देशों को परास्त किए थे। ठीक है, कितने देश को, 3 देशों को परास्त किए थे। अभी आपका 3 देश था कौन, तो पहला डेनमार्क था। ठीक है, कौन था, डेनमार्क, जिसको 1864 में, फिर आपका था ऑस्ट्रिया, जिसको 1866 में, और फिर नेक्स्ट था फ्रांस, जिसको 1870 ईस्वी में। ठीक है, क्या किया, इन तीनों देशों को परास्त करके वो जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि है ये कब हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो सो इंग्लैंड में हुआ था और ये मजदूरों के जो द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था, मजदूरों के द्वारा।
द स्पिरिट ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉस जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्बोनरी संगठन कब बनाया गया था? तो कार्बोनरी संगठन जो 1810 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1810 में। इटली के एकीकरण से पूर्व इटली कितने भागों में बटा हुआ था? तो इटली के एकीकरण से जो पूर्व है वो इटली 7 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 7 भागों में बटा हुआ था। और इस कार्य को पूरा करने में विक्टर इमैनुअल द्वितीय, काउंट कैमिलो द कार्बो, जुसेप्पे मैस्सिनी और जुसेप्पे गैरिबोल्डी, इन 4 महान नेताओं का विशिष्ट योगदान था। नेक्स्ट है एंड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो एंड्रियानोपोल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। किसके बीच? तुर्की और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो जो सेडोन का जो युद्ध है 1870 ईस्वी में वो किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। किनके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का नहीं है? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये इनमें से कौन सा लक्षण नेपोलियन संहिता का नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना। लिब्रे क्या था? तो लिब्रे जो फ्रांस की एक मुद्रा थी। क्या थी? फ्रांस की एक मुद्रा। यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे ये बोले थे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के जो देश है उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक। नेक्स्ट है यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूरोपीय वासियों के लिए जो यूनान है वहाँ का साहित्य और ज्ञान विज्ञान क्या चीज़ का स्रोत रहा? प्रेरणा का स्रोत रहा। क्या चीज़ का? प्रेरणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यंग इटली एवं यंग यूरोप संस्था की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो यंग इटली और यंग यूरोप जो संस्था है इस संस्था की जो स्थापना है वो जुसेप्पे मैस्सिनी ने किया था। किसने किया था? जुसेप्पे मैस्सिनी ने। 1831 ईस्वी में यंग इटली सोसाइटी की स्थापना और 1833 ईस्वी में यंग यूरोप सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो बिस्मार्क था वो निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सार्डिनिया पिटवान का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिटवान का जो शासक था वो विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो 1821 ईस्वी में। एक मिनट। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो 1821 ईस्वी में तैयार किया गया था। किनके द्वारा? यूनानी वासियों के द्वारा। किनके द्वारा? यूनानी वासियों के द्वारा। और किनके विरुद्ध में तैयार किया गया था? तो ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध में। ठीक है, किनके विरुद्ध में? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, किनके विरुद्ध में? ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध में तैयार किया गया था। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन ये कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन कवि शहीद हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो लॉर्ड बायरन है वो 1824 ईस्वी में बुखार से पीड़ित होने के कारण से शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंखों पर पट्टी बंधे हुई और तराजू ली हुई महिला किस बात का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जिस टाइम जर्मनी और इटली के एकीकरण का कार्य हो रहा था उस टाइम फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। कौन था? नेपोलियन तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी? तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मरियोन किस देश के राष्ट्र की प्रतीक थी? तो मरियोन राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो मरियोन किस देश की? फ्रांस की जो राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पलना है वो यूनान को कहा जाता है। किसे? यूनान को।
नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस का एक तानाशाह शासक थे, ठीक है, और जिन्होंने क्या किए थे, अपने विशिष्ट कार्य प्रणाली के द्वारा संपूर्ण यूरोप पर कब्जा स्थापित कर लिए थे, केवल 1-2 राष्ट्रों को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेडरिक सारियो कौन था? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो फ्रेडरिक सारियो है वो कौन था? तो ये कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था, और ये क्या क्या था, एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाया था, जिसमें मतलब अपने सपनों का संसार रचा हुआ था, और ये एक इतना आदर्श था जिसका साकार होना लगभग असंभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस ने क्या किया था? पवित्र संघ की स्थापना किया था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो वियना कांग्रेस था उसमें पवित्र संघ की जो योजना है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हुआ था? राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना होने लगी थी, ठीक है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्ल्स दशम थे, वो बोले थे क्या? अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा हम क्या करेंगे? लकड़ी काटना अधिक पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, यानी कि दीदरो। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइन संघ की स्थापना किया था। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनानी राष्ट्र की स्थापना की गई थी? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा संधि था जिसके द्वारा यूनान को मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुस्तुनतुनिया की संधि। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वथा बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसो। नेक्स्ट हमारा 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित किया गया था? तो आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संवैधानिक राजतंत्र। इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कार्य था? तो कौन सा था? टाइड।